गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे क्विज नंबर 24 का सलूशन। ठीक है, इस क्विज में मैंने जो क्वेश्चन लिए हुए हैं आपके डाटा सफिशिएंसी के लिए हुए हैं। इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम रहती है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, एक तो है क्या कि इसमें जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे पार्ट को सॉल्व करें। हम क्वेश्चन को देख के या उसके स्टेटमेंट को देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा या नहीं होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या होता है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है स्टेटमेंट के अलावा आप देखिए कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप कितने आउटपुट निकाल सकते हैं। फिर जो फर्स्ट को स्टेटमेंट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फिर उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमें देखना होता है कि मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो मैं आपको कई क्वेश्चन को पूरा करके सॉल्व करके बताऊंगा और कई क्वेश्चन को मैं सिर्फ स्टेटमेंट के बेस पे आपको समझा दूंगा कि ये इससे सॉल्व हो सकता है या नहीं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लें, ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन 1 है, क्या दिया हुआ है? अ सर्टेन लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5, यानी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास क्या है? 7:5। क्लियर? आगे क्या कह रहा है जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसकी बात करें। द मिल्कमैन सोल्ड 36 लीटर ऑफ द मिक्सचर। तो आपको पता है कि अगर उसने यहां से 36 लीटर मिक्सचर को सोल्ड आउट कर दिया तो क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 36 लीटर सोल्ड आउट करने के बाद भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास क्या रहेगा? 7:5। क्लियर? यहां तक आपका स्टेटमेंट दिया हुआ। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर, यानी इस 7 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। इनिशियल मिक्सचर में मिल्क कितना था? इसके अलावा पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ और ये पूछा जा रहा है। अब हम स्टेटमेंट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है आपका वो क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द मिल्कमैन एड 15 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, यानी इसके बाद जो स्टेटमेंट 1 कह रहा है वो आपका क्या कह रहा है कि इफ द मिल्कमैन एड 15 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है, इफ द मिल्कमैन ऐड 15 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 3 लीटर ऑफ वाटर। अब देखिए यहां पे दे रहा है कि वो मिल्क भी ऐड कर रहा है और वाटर भी ऐड कर रहा है और न्यू रेशियो दिया जा रहा है। तो आप देखिए इससे यहाँ की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। अगर आप इसको सिंपली भी सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं तो ये 7x और ये क्या हो गया? 5x। कितना ऐड कर रहा है? 24 लीटर, 15 लीटर ऑफ प्योर मिल्क यानी 15, और उसके बाद से आपका कितना वाटर? 15 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 5 लीटर ऑफ वाटर, और फाइनल रेशियो दे दे रहा है आपका क्या? 5:3। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकल जानी है इजीली। मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाने के कर रहा हूँ, बट आपने अगर मिक्सचर एलिगेशन या रेशियो में किया हुआ रिप्लेसमेंट तो आपको पता है यहाँ से x मिलेगा। x का मतलब ये वैल्यू मिल गई, यहाँ से टोटल वैल्यू मिलेगी, इससे 36 लीटर ज़्यादा ऊपर वाला होगा, फिर यहाँ से मिल्क मिल जाएगा। यानी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट फर्स्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ द मिल्कमैन सोल्ड 24 लीटर ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर, यानी अभी क्या था? 7:5 था और यहां से फिर इसने 24 लीटर सोल्ड आउट कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, 24 लीटर सोल्ड आउट करेगा तब भी आपके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अभी भी रेशियो हमारा क्या रहेगा? 24 लीटर, और हम टोटल मिक्सचर 36 यहां सोल्ड आउट कर चुके हैं और 24 यहां कर चुके हैं। आगे क्या कह रहा क्वेश्चन? ठीक है, एंड ऐड 3 लीटर ऑफ वाटर, और 3 लीटर वाटर को वो ऐड कर रहा है, 3 लीटर वाटर। देन द रेशियो बिकम्स 7:6। ये भी देखिए पॉसिबल है, 7:6। वो ऐड क्या कर रहा है? वाटर। मिल्क पे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। 1 रेशियो की वैल्यू 3, 13 रेशियो की वैल्यू 39। फिर यहां से रिवर्स जाके हम पीछे की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? यानी स्टेटमेंट 1 से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और स्टेटमेंट 2 से भी किया जा सकता है। दोनों की एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हमारा यहां तक पार्ट क्वेश्चन का था, इससे हमने स्टेटमेंट 1 को यूज किया तब भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और इससे हमने स्टेटमेंट 2 को यूज किया तब भी हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें देखिए क्या करा? इफ द स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशियंट, तो नहीं पॉसिबल है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 2 अलोन, इफ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड टुगेदर आर नीडेड। दोनों की एक साथ हमें कोई नीड नहीं है, हम दोनों से अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन डी दिया हुआ देखिए, इफ इधर द स्टेटमेंट 1
अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, यानी हम 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं और 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों अलग अलग सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, आपको ये देख के पता चल जा रहा है कि हम इस स्टेटमेंट से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं और यहाँ भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसको हम बिना सॉल्व किए हुए आंसर कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मैंगो दैट अ मैन, यानी एक मैन को अ मैन, अ वुमैन, अ मैन, अ वुमैन एंड द चाइल्ड टुगेदर रिसीव, यानी इनका इंडिविजुअल पता करना और इसको ऐड करना है कि मतलब इनको कितना मिला, एक मैन को कितना मिला, एक वुमेन को कितना मिला और एक चाइल्ड को कितना मिला। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, इफ टोटल ऑफ 114 मैंगो हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल मैंगो कितने हैं, 114 हैं टोटल मैंगो, ठीक है, 114 हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 36 पीपल, टोटल इनकी काउंटिंग कितनी है, मैन वुमेन मिला के 37 पीपल, ठीक है। ये लोग टोटल जो है वो कितने हैं, 37 है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, तो कह रहा है कि एक मैन को कितना मिला। क्लियर? आपने ऐसे क्वेश्चन रेशियो में भी पढ़ा होगा कि इतने रुपीज को इतने मैन इतने वुमेन में डिवाइड करना है एक मैन को। तो अब देखिए यहाँ पे ये पता होना चाहिए हमें कि इनका इंडिविजुअल रेशियो क्या है, आरी बात में मैन वुमेन चिल्ड्रन का रेशियो क्या है। जब तक हमें इनकी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता चलेगी, जैसे इनका रेशियो आपको पता होना चाहिए मैन वुमेन चिल्ड्रन का रेशियो क्या है और किस शेयर में इनके पास वैल्यू गई है, जब तक ये 2 इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम इनका इंडिविजुअल पता नहीं कर सकते। देखिए 37 तो है, लेकिन इस 37 में मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, ये हमें पता नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी एक तो आपका मैन वुमेन चिल्ड्रन का इंडिविजुअल रेशियो चाहिए, जब तक ये रेशियो नहीं होगा तब तक हम मैन वुमेन चिल्ड्रन की काउंटिंग को नहीं बता सकते। क्लियर? यानी फर्स्ट पॉइंट इनका ये चाहिए। दूसरा क्या है कि मैन के पास कितने गए, वुमेन के पास कितने गए, चिल्ड्रन के पास कितने गए। जैसे मैं बोलूं कि मैन की काउंटिंग आपके पास 5 है और मान लीजिए मैन के पास टोटल मैंगो 25 गए, तो हम कह सकते हैं एक मैन को 5 मैंगो मिले। वुमेन को मान लो मैंने बोला कि 50 गए वुमेन के पास और वुमेन की काउंटिंग मान लीजिए कि 25 है, तो एक वुमेन को कितने मिले, 2 मिले। यानी कहीं ना कहीं इनकी काउंटिंग और टोटल मैन को कितने मिले, जब तक 2 इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला जो स्टेटमेंट कर रहा है, द टोटल मैंगोज गिवन टू मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो आ गया अपने पास कि द टोटल मैंगो गिवन टू मैन, यानी मैन के पास टोटल कितना जा रहा है ये हमें दे दिया, मैन वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है। कह रहा मैन वुमेन चिल्ड्रन के पास 10:5:4, 10:5:4। तो देखिए टोटल कितना बना, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 की वैल्यू 114, तो 1 की वैल्यू 6, यानी मैन के पास टोटल 60, इसके पास टोटल 30 और इसके पास टोटल 24। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया कि मैन के पास टोटल 60 जाएंगे, यानी मैन के पास टोटल 60 का, अभी इंडिविजुअल मैन का नहीं पता है, वुमेन के पास 30 और चिल्ड्रन के पास 24। जैसे ही हमें इनकी काउंटिंग पता चलेगी इनकी इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट 1 से हमें पूरा क्लियर नहीं हुआ, स्टेटमेंट 1 से सिर्फ हमें इनका शेयर पता चला, यानी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट 1 की तो रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। क्लियर? आगे सेकंड देखते हैं। अ मैन गॉट डबल द नंबर ऑफ मैंगो देन दैट ऑफ चाइल्ड, मैन को चाइल्ड का डबल मिल रहा है, बट मैन को चाइल्ड का डबल मिल रहा है जो स्टेटमेंट 2 है। तो आप ध्यान से देखिए कि स्टेटमेंट 2 से वुमेन का कुछ भी क्लियर नहीं है। मैन का तो कह रहा है कि चाइल्ड का डबल, चाइल्ड को 1 तो मैन को 2, लेकिन वुमेन का पार्ट क्लियर ही नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 को तो हम कहीं भी यूज में नहीं ला सकते। हाँ, स्टेटमेंट 2 यूज में तब आएगा जब हो सकता है कि मैन और वुमेन का रिलेशन दे दे या चाइल्ड और वुमेन का रिलेशन दे दे, बट इस पर्टिकुलर से तो अभी तक हमारे पास कोई काम नहीं है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ मैंगो रिसीव बाई ईच मैन वुमेन एंड चिल्ड आर इन द रेशियो, ठीक है। द नंबर ऑफ मैंगो रिसीव बाई ईच मैन, अब देखिए यहां पे दे दिया ईच मैन, ठीक है। उसके बाद से आपका वुमेन एंड चाइल्ड इन द रेशियो, मतलब मैन का, वुमेन का और चाइल्ड का
रेशियो दे दिया 4:3:2, यानी इनके पास अगर 4 जाएगा तो इनके पास 3 जाएगा, तो इनके पास 2 जाएगा। अब देखिए जो स्टेटमेंट थर्ड है उसमें इनका इंडिविजुअल वैल्यू दे दिया, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं दिया था, यहाँ पे मैन वुमेन चिल्ड्रन, मैं मैन और चिल्ड्रन का दिया था लेकिन वुमेन का नहीं दिया था। अगर यहाँ पे वुमेन का दे देता तो बात बन जाती, क्लियर। लेकिन जो स्टेटमेंट थर्ड है उसमें मैन वुमेन और चिल्ड्रन का आपका रेशियो दे दिया क्या, 4:3:2। बात समझ में आ रही है। तो जब आप देखिए जो स्टेटमेंट थर्ड है उसमें मैन वुमेन चाइल्ड का रेशियो दे दिया, इनकी काउंटिंग हमें पता है टोटल कितने हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल वैल्यू आएगी, एक तो स्टेटमेंट 1 से आएगी और एक आपका स्टेटमेंट 3, कहीं ना कहीं हमें स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्लियर। अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाएगी। आपको पता चल गया यहां से इनका इंडिविजुअल पता चल रहा है कि मैन के पास 60 है और इनका रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट थर्ड दोनों की रिक्वायरमेंट एक साथ पड़ेगी। अब ऑप्शन में देखा जाए ऐसा कहां दिया हुआ है, तो देखिए जो आपका ऑप्शन है ओनली 1 एंड सेकेंड टुगेदर, देखिए जो आपका सी ऑप्शन है ना, बी या सी ऑप्शन, इसमें एक मिसिंग दिया हुआ है, तो ये होगा आपका ओनली 1 एंड थर्ड टुगेदर आर सफिशिएंट, यानी फर्स्ट एंड थर्ड जो है इनकी हमें एक साथ रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्लियर। तो ये आपका एक क्वेश्चन था डाटा सफिशिएंसी का। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका रेशियो का है, आप लोगों ने रेशियो में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, क्लियर। तो नोट कर लें इसको। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सफिशिएंट अलोन टू फाइंड द आंसर। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, कह रहा कौन सा ऑप्शन सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और सीधे सीधे ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी ई, कि ए में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, यानी जहां पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा वहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है फिर स्टेटमेंट के बेस पे ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सफिशिएंट है और पर्टिकुलर ऑप्शन में ही आपके आंसर दिए हुए हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जहां आपका क्वेश्चन सॉल्व, जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी आपको बी सी डी ई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी से सॉल्व हो गया तो बी आंसर हो जाएगा, सी से सॉल्व होगा तो सी आंसर होगा। मतलब किसी भी स्टेटमेंट को मर्ज नहीं करना है, क्लियर। तो इसमें जहां क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा वहीं आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप पढ़ के भी थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये नहीं कि सारा का सारा सॉल्व करने लग गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सफिशिएंट अलोन टू फाइंड द आंसर। जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है एफिशिएंसी ऑफ गीता, नेहा एंड रेखा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, सफिशिएंट क्वेश्चन रेखा एंड ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन। हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो आपका है गीता एंड रेखा का टुगेदर। गीता एंड रेखा जो है वो टुगेदर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो दिया हुआ है एफिशिएंसी ऑफ गीता, नेहा एंड रेखा इन द रेशियो 2:3:4, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है 2:3:4, एंड दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। तीनों मिलकर 24 डेज में काम को करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इजिली टोटल वर्क निकाला जा सकता है 24 × 9, ये क्या हो गया टोटल वर्क। डेज किससे पूछा जा रहा है, गीता एंड रेखा का, तो डेज जो है वो नंबर ऑफ डेज गीता एंड रेखा, तो टोटल वर्क ओवर गीता एंड रेखा की एफिशिएंसी यानी 6, यानी क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया। हम स्टेटमेंट ए के बेस पे जो हमसे पूछा गया उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। आपको बी सी डी ई को ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, मैं वैसे आपको पढ़ दे रहा हूँ बी सी डी। एफिशिएंसी ऑफ गीता एंड मीता इज 3:2, गीता, मीता एंड रेखा टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। स्टेटमेंट सेकंड को देखिए, जो बी स्टेटमेंट है उसमें आपका एफिशिएंसी किसका दिया हुआ, गीता एंड मीता का, और वर्क किसका दे रहा है, गीता, मीता एंड रेखा। तो आपको पता है कि गीता, मीता एंड रेखा, जब तक रेखा की एफिशिएंसी नहीं पता होगी तब तक आपका टोटल वर्क नहीं निकलेगा। जब तक टोटल वर्क नहीं निकलेगा तब तक क्वेश्चन आगे जाएगा नहीं, यानी बी की हमें कोई नीड ही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन यहां पे खत्म हो चुका है, मैं आपको समझाने के लिए अगले स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं बस, ठीक है। जो स्टेटमेंट सी है, गीता अलोन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, महेश एंड रेखा टुगेदर 10 डेज। गीता का दिया हुआ है 15 डेज में
और महेश और रेखा का दिया हुआ। आप देखिए महेश और रेखा की एफिशिएंसी है नहीं, तो जब महेश और रेखा की एफिशिएंसी नहीं है तो हमें रेखा की एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। जब रेखा की एफिशिएंसी मिलेगी नहीं तो गीता और रेखा को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। क्लियर, यानी सी से भी पॉसिबल नहीं है। जो स्टेटमेंट डी है वो क्या कर रहा है, गीता एंड रेखा की एफिशिएंसी दे दिया, और जो काम करने का दे रहा है वो किसका दे रहा है, रेखा एंड मेघा टुगेदर कंप्लीट द वर्क हाफ द टाइम बाय गीता अलोन। यहां भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगला जो रिलेशन दे रहा है वो किसका दे रहा है, रेखा एंड मेघा का, गीता एंड रेखा का एफिशिएंसी दिया हुआ। क्लियर, लेकिन जब तक आपको टोटल वर्क नहीं पता चलेगा तब तक हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे जो स्टेटमेंट फोर्थ है उसमें इन दोनों की एफिशिएंसी है लेकिन टोटल वर्क नहीं दिया हुआ है। क्लियर, यानी डी से भी पॉसिबल नहीं है। और जो ऑप्शन ई है वो कह रहा है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज सफिशिएंट, तो हम स्टेटमेंट ए से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे किसी भी दो स्टेटमेंट को आपको मर्ज नहीं करना है। क्लियर, तो ये 3 क्वेश्चन हमने किए डाटा सफिशिएंसी के। अब हम लोग देखते हैं 3-4 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। ओके, नोट कर लें इसको, ये सबसे आसान क्वेश्चन था आपका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका अर्थमेटिक का है। नीतीश डज अ सर्टेन वर्क सच दैट एवरी डे हिज एफिशिएंसी फॉल्स बाय 19%। उसकी एफिशिएंसी हर डे क्या हो रही है, 19% डाउन हो जा रही है। यानी अगर मैंने फर्स्ट डे मान लिया 100 तो सेकेंड डे 19% डाउन, यानी कितना हो जाएगा 81। थर्ड डे इससे 19% कम, यानी कह सकते हैं 81 इंटू 81/100। फिर जब फोर्थ डे जाएंगे तो इससे इसका 81%, यानी ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हर डे उसकी क्या हो रही है, 19% डाउन हो रही है। अब प्रीवियस डे, इफ यू मैनेज टू फिनिश द होल वर्क इन 10 डेज, कितने दिन में वो काम को कर रहा है, 10 डेज में, यानी ये वैल्यू ऐसे 10 डेज तक जा रही है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी पर डे की एफिशिएंसी दिया हुआ, फर्स्ट डे इतना काम, सेकंड डे इतना काम, थर्ड डे इतना काम, फोर्थ डे इतना काम, ऐसे 5th डे, 6th डे, 7th डे अप टू 10 डे। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे 10 डे ही आपको लिखना हो, चलिए मैं 10 डे लिख के बता देता हूँ कि चलिए 10 डे लास्ट डे का क्या होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे लास्ट डे जो जाएगा वो जैसे थर्ड डे है यहाँ पे, तो ये आपका बना 81। थर्ड डे क्या है, 81 इंटू 81/100, यानी इसी को हम कह सकते हैं, फोर्थ डे को मैं लिख दे रहा हूँ कि 81 का क्यूब बाई 100 स्क्वायर होगा, क्योंकि आप इसको 81/100 करेंगे। ऐसे ही किसी को 10th डे लिखना है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है फोर्थ डे है तो क्यूब, तो 10th डे होगा तो क्या हो जाएगा आपका 9/100 का पावर क्या हो जाएगा 8। ये हो जाएगा उसका 10th डे की एफिशिएंसी। हमें उसकी वैसे नीड नहीं है, तो आप इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या बन रहा है कि जीपी बन रहा है। जीपी का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 100, और जो आपका आर जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं वो क्या है 81/100। तो आपको देखो अगर पर डे की एफिशिएंसी दिया हुआ है तो हम सबको ऐड कर देंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। तो आपको पता है जीपी का जो सम होता है SN, ये होता है A, यहाँ पे चूंकि R की वैल्यू जो कम है वो क्या बन जाएगा 1 माइनस R⁻n/1 - R। ये सम होता है A 1 माइनस R⁻n/1 - R। कब, जब R जो होगा वो 1 से क्या होता है, यहाँ पे जो R जो है ना वो लेस देन 1 है। अगर यहीं R ग्रेटर देन 1 होता तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती है, R⁻n-1 और यहाँ पे हो जाता R-1। तो हम इसका टोटल वर्क निकालते हैं, तो सारी वैल्यू दी हुई है पुट कर देते हैं। तो A की जगह अपने पास क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये आ गया 100। 1 माइनस R की जगह अपने पास क्या है 81/100, एंड टोटल टर्म कितने हैं 10, तो पावर 10/1 माइनस 81/100। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये 100 माइनस 81 19, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी ऐसा बन जाएगा 10,000 1 माइनस 81/100 टू दी पावर 10 ओवर ये आपका 100 माइनस 81 यानी 19, तो इसको हम 19 को यहाँ लिख सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच ही कैन कंप्लीट अनदर वर्क विच इज 90% मोर। जो दूसरा वर्क है वो इससे क्या है 90% मोर है, 90% मोर। ही कैन इंक्रीज 90% मोर
वेयर हिज एफिशिएंसी एवरी डे फॉल्स बाई 10% ऑफ दैट ऑन द प्रीवियस। तो प्रीवियस हमने फर्स्ट डे कितना माना था 100, अब हम सेकेंड वर्क की बात करें, ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वर्क। सेकेंड वर्क में उसकी फर्स्ट डे एफिशिएंसी क्या होगी 100, क्योंकि प्रीवियस डे की बात कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट डे एफिशिएंसी क्या हो गई 100, एफिशिएंसी फॉल्स बाई 10%, यानी जब हम सेकेंड डे जाएंगे तो 10% का मतलब क्या हो गया 90। जब हम थर्ड डे जाएंगे इसका भी 10% डाउन, यानी थर्ड डे की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 81। फिर फोर्थ डे, ये भी ऐसे चलता रहेगा। तो ये भी एक तरह का क्या है जीपी है। यहाँ पे भी ए की जो वैल्यू है वो क्या है 100, और जो आर की वैल्यू है वो आपका 90/100। क्लियर, 90/100 का मतलब हम कह सकते हैं 9/10। तो यहाँ पे अगर हम इसका वर्क निकालें, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने दिन में ये काम को कंप्लीट करेगा, तो हमें तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया एंड डेज में करेगा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल सम निकालें तो टोटल सम आपका सेम यही फॉर्मूला SN, तो ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल वर्क, जो कि ये टोटल वर्क है उससे 90% क्या है ज्यादा है। तो अभी बाद में हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं टोटल वर्क। तो ए की जगह अपने पास क्या आ गया 100, ठीक है, 1 माइनस आर की जगह क्या है 9/10 टू दी पावर n, हमें नहीं पता है, ठीक है, ओवर 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 9/10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 10 1 जा 10, 10 माइनस 9 1, और ये 10 ऊपर आ जाएगा। यानी इस वर्ग की हम बात करें सेकेंड केस में तो अपने पास ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1000 ब्रैकेट में 1 माइनस 9/10 टू दी पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका 1। कह रहा है ये जो वर्क है इससे 90% ज़्यादा है, तो दोनों वर्क को इक्वेट कर लें तो इससे 90% ज़्यादा का मतलब क्या हो गया 190/100 इंटू ये वाला वर्क 10,000 ओवर 90, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 81/100 टू दी पावर 10। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 से ये 0 कैंसल, 90 से 19 कैंसल, और एक 0 से एक 0 कैंसल। यहाँ से क्या दिख रहा है, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू को क्या कर लेगा कैंसल। यहाँ पे बना 1 माइनस 9/10 टू दी पावर n इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 81/100 को मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, 1 माइनस 9/10 का स्क्वायर, और स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 20। जब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो जो n की वैल्यू अपने पास आएगी वो क्या आ जाएगी 20, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन था जो जीपी पे बेस पे था। टाइम एंड वर्क का एक अच्छा क्वेश्चन ये था, इसमें और कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और चीज़ों को समझना है। क्लियर, नोट कर लें इसको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करा, शॉपकीपर बॉट 20 लीटर ऑफ सनफ्लावर ऑयल ₹64 लीटर, 64 रुपीज़ पर लीटर, यानी 20 लीटर हमारे पास क्वांटिटी है और रेट क्या है 64, यानी अगर हम सीपी की बात करें तो वो बन जाएगा 1280 रुपीज़। क्लियर, एंड डिसाइडेड टू सेल इट फॉर ₹80 पर लीटर, यानी अगर हम एसपी की बात करें तो एसपी उसका क्या है 80 इंटू 20 या 80 रुपीज़ पर लीटर, बस यही रहने दीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में 80 रुपीज़ पर लीटर। अब देखिए उसका सीपी क्या था 64 और वो बेच कितना रहा है 80, यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका 25%। आई होप ये सबको बात समझ में आ रही होगी कि सीपी क्या है 64 पर लीटर और सोल्ड आउट कितना कर रहा है आपका 80 रुपीज़, तो 16 का प्रॉफिट आउट ऑफ 64, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया 25। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, बाय मिक्सिंग x लीटर ऑफ अनदर ऑयल, यानी दूसरा ऑयल लाया जा रहा है, बाय मिक्सिंग x लीटर ऑफ अनदर ऑयल ही इंक्रीज हिज प्रॉफिट। यहां पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, जो आपका पीडीएफ है यहां पे मैंने सही कर दिया है, ही इंक्रीज हिज प्रॉफिट परसेंट बाय 12%। ध्यान रखिएगा जो उसका प्रॉफिट परसेंट है उसको 12% कर रहा है। अगर सिर्फ क्वेश्चन होता आपका इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय 12%, यानी सीधे सीधे हमारा एसपी 112 होता और सीपी क्या हो जाता 100 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इंक्रीज हिज प्रॉफिट परसेंट,
यानी जो प्रॉफिट परसेंट पहले 25 था इसको उसने 12% और इंक्रीज कर दिया, यानी जो न्यू प्रॉफिट यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा आपका 28%। इसको हम 12% बढ़ाएंगे यानी 1/4 यानी 3 बढ़ गया। 3 बढ़ने का मतलब क्या हो गया 28%। यहाँ पे क्वेश्चन आपका सही है, स्टेटमेंट में थोड़ा सा पीडीएफ में मिसिंग होगा, वहां पे सही कर लीजिएगा। हिज प्रॉफिट परसेंट बाई 12%। ठीक है, यानी कह रहा है जब वो x लीटर मिक्स कर रहा है तो हमने मान लिया जो ऑयल है उसका क्वांटिटी क्या है x लीटर और इसकी CP हमने मान ली y रुपीज पर लीटर। तो अब देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी दिया हुआ तो एक बार हम CP और SP बना लेते हैं। तो जो हमारा CP बनेगा, मैं लिख रहा हूँ CP ओवर SP। तो आपको पता है CP यानी सबसे पहले तो CP हमारा ये है 1280 प्लस आपका यहाँ पे x रुपीज और y यानी XY, ये हमारा बन गया CP। अगर हम SP की बात करें तो SP देखिए ये क्या है 20 लीटर और ये क्या है x यानी 20 प्लस x, और हम किस रेट से बेच रहे हैं 80 रुपीज। क्लियर, ये बना आपका CP। CP का मतलब हमने 20 इंटू 64 ये पार्ट और x इंटू वाई ये हमारा CP हो गया। टोटल मिक्सचर 20 प्लस x और बेस किस रेट से 80। कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 28%, यानी हम कह सकते हैं 128/100। इसको मिनिमाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे। CP ओवर SP है तो CP हमारा 100 ओवर 128। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 25 ओवर 32। इसको और सॉल्व करें अगर हम तो 80 से 32 की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है, यानी 5 और ये क्या हो जाएगा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व होना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 16 0 16 128 16 दूनी, एक मिनट 16 5 जाओ 16 2 है, ये 2 से करेंगे यानी आपका 0 2 8 16 2 दूनी 4 1 5 यानी 2560 प्लस 2xy और इधर 25 आएगा तो 5 2 जा 100 इंटू 25 यानी हो गया आपका 2500 प्लस 125xy। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें अगर हम तो ये बन जाएगा 2xy माइनस 125x और ये 25 तो इधर आएगा तो आपका माइनस प्लस 60 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गया। बात समझ में आई। क्वेश्चन देखिए, पहले ये दो चीजें दी हुई थी। स्टार्टिंग में कह रहा है x लीटर, हमने इसका रेट मान लिया क्या y रुपीज पर लीटर। कह रहा है यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो परसेंट इंक्रीज हो रहा है 12%, यानी 25 से हमने 12% बढ़ाया यानी 28%। हमने CP बाई SP, तो CP आपको पता है SP ये है, इसको इक्वेट करके इक्वेशन बना लिया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वाइल बाय मिक्सिंग 4x, यानी अब जो मिक्सिंग कर रहा है वो क्या कर रहा है आपका 4x। यानी अब अगर हम CP ओवर SP बनाना चाहें तो बाई मिक्सिंग 4x का मतलब क्या है कि अपने पास देखिए पहले तो यहां पे x मिक्स कर रहा था, अब वो क्या कर रहा है 4x, यानी CP जो होगा वो 1280 प्लस 4x, रेट तो वही रहना y, यानी क्या बन जाएगा आपका 4xy ओवर SP। क्या करा, ही इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाई 100/3, यानी 1/3 उसने प्रॉफिट अपना बढ़ा दिया। तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि देखिए दोनों में डिफरेंस है। यहां पे कह रहा है प्रॉफिट 100/3% यानी 1/3, 1/3 का मतलब 3 CP होगा तो 4 क्या हो जाएगा SP, और यहां पे इससे इसको इंक्रीज किया हुआ था। क्लियर, तो ये दो बातें आपको यहां पे क्वेश्चन में समझनी थी। क्लियर, तो यहां पे हमारा CP हो गया और SP, तो आपका 20 लीटर ये है और ये वाला आपका 4x, यानी 20 प्लस 4x इंटू 80 इक्वल टू 1/3 का प्रॉफिट है यानी CP 3 होगा तो SP क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू क्या बन गई 2। आप देखिए इस 2 से ऊपर सारी वैल्यू 4 है, 4 को भी हम कॉमन लेकर कट करते हैं तो ये 4 कैंसल, ये 4 कैंसल और ये आपका 5 बनेगा और ये क्या बन जाएगा आपका 320। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। हमने यहाँ से 4 को कॉमन लिया और यहाँ से भी 4 को कॉमन लिया और इसको क्या कर दिया हमने कैंसल, तो जो ऊपर का पार्ट बने तो कुछ है नहीं, यानी 320
प्लस एक्स वाई इक्वल टू 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 5 300 प्लस 60 एक्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस 60 एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारा ये बना, ठीक है, एक इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन ये बना। यहाँ पे देखिए 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपका 2xy माइनस 120 प्लस 40 इक्वल टू 0, और ये है आपका 2xy माइनस 125x प्लस 60 इक्वल टू 0। ये सेकेंड और ये फर्स्ट, इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये कैंसल, ये आपका 5x माइनस 20 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 4। यानी ये जो ऑयल है इसकी जो क्वांटिटी है वो अपने पास क्या आ गई 4। हम जो सॉल्व करें उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 4 अगर हम पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, 4 25 चौके 100 500 500 यानी 4 40 2 8, y की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके कितनी 55। यानी यहाँ पे जो रेट है वो क्या है आपका 55 रुपीज पर लीटर जो हम ऑयल मिक्स कर रहे हैं। x की वैल्यू अपने पास आ गई 4। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बाय मिक्सिंग 4x लीटर ही कैन इंक्रीज बाय प्रॉफिट 100/3 इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स द 2 टाइप्स ऑफ ऑयल। मतलब 2 टाइप के ऑयल को वो किस रेशियो में मिलाए। यानी एक पहला वाला जो हमने कितने रुपए है हमारा 20 रुपए, कहाँ गया 64 रुपीज पर लीटर, और जो दूसरा वाला है जिसका रेट क्या है आपका 55 रुपीज पर लीटर, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो वो क्या हो 3/7 का। तो यहां पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं क्योंकि दोनों का रेट हमें पता चल गया। पहले जो हमारा एक्चुअल वाला है वो क्या आपका 64, जो x और 4x जो दिया हुआ है इसका क्या है आपका 55। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जो फर्स्ट वाला हमारा है जो 20 लीटर वाला है वो क्या है 64, और जो सेकंड हम लोग ये कर रहे हैं बार बार दो, एक y एक x और एक 4x लेके, इसका रेट क्या है 55। कह रहा है क्वेश्चन में जो आपका प्रॉफिट है वो 3/7 का ओवरऑल, फाइनल जो कह रहा है वो 3/7 का। तो हमारा SP कितना है 80 रुपीज, ठीक है। और यहां पर देखिए ये दोनों क्या है CP, तो यहां पे भी हमें क्या चाहिए CP। तो ये 3/7 यानी 10/7 की वैल्यू 80 हो गई, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 56। समझ में आ रहा है। जो 80 रुपये पर लीटर है ये अपना क्या है SP है, और हमें क्या चाहिए CP। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो लास्ट में देखिए 300/7% यानी 3/7 यानी 10/7 की वैल्यू 80, तो 7 की वैल्यू 56। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:8। तो ये थोड़ा सा आपका लेंदी क्वेश्चन था, बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है। ये सारे के सारे आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन थे। ओके, नोट कर लें इसको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। चिंकी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, यानी एक पॉइंट P है, यहां से चिंकी जो है वो कहां पे जा रही है पॉइंट Q पे। ये हो गई चिंकी। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वाइल मिंकी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P, ठीक है। मिंकी जो है वो आपका पॉइंट Q से P की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन ये है। बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम, दोनों क्या कर रहे हैं सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर एवरी आवर चिंकी एंड मिंकी इंक्रीजिंग देयर स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रही है, और इसकी जो स्पीड है वो आपकी 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बाय 3 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। बोथ मेट आफ्टर 5 आवर्स, यानी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं। ये पॉइंट हमें नहीं पता, मैंने इसका नाम दे दिया R। 5 आवर्स के बाद मिल रहा है, मतलब इसको यहां से यहां आने में कितना लग रहा है 5 आवर्स, और चिंकी को यहां से यहां आने में भी कितना लग रहा है 5 आवर्स। क्लियर। एंड इनिशियल स्पीड ऑफ मिंकी इज 36 किलोमीटर पर आवर। जो मिंकी है इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। Find the distance between point P and Q if चिंकी takes 5 hours to reach point Q। यानी चिंकी जो है वो 5 hours इसको यहां से यहां आने में
लग रहा है। क्लियर? किसको? चिंकी को। चिंकी को यहां से यहां आने में भी 5 आवर्स और यहां से यहां आने में भी 5 आवर्स लग रहा है। हमसे पूछा जा रहा है पी क्यू की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस हमको थोड़ी सी चीजें समझनी है। पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसे। मिंकी की जो स्पीड है वो क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। आपको एकदम इसको एक एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसको यहां से आने में कितना लग रहा है? 5 आवर्स। तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। आ रही बात समझ में? ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो आप देखिए 36 किलोमीटर, यानी पहले आवर में जाएगी 36, फिर अगले आवर में 40, फिर आपका 44, फिर आपका 48 और फिर आपका 52। ये बात समझ में आ रही है? आगे मिंकी का नहीं दिया हुआ कि कितने आवर में पहुंच रही है, तो आगे हम मिंकी के लिए नहीं सोचेंगे। बट मिंकी के लिए हम यहां से यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट आवर में 36, सेकेंड आवर में 40, थर्ड आवर में 44, नेक्स्ट आवर में 48, नेक्स्ट आवर में 52। तो या तो आप सबको ऐड करिए, या आपको पता है मिड वैल्यू एवरेज होता है कितना है? 44। 5 आवर लग रहे हैं तो आप सीधे सीधे 44 इंटू 5 यानी 220 किलोमीटर हो गया। किसके लिए? आपका आर क्यू की वैल्यू। क्लियर? आर क्यू की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी? 220 किलोमीटर। अब देखिए हमें कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस पता करना है और मिंकी का यहां से यहां तक का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। क्लियर? और चिंकी की हर पर किलोमीटर पे इंक्रीजिंग स्पीड तो दे रहा है, लेकिन इधर की उसकी स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास एक आइडिया है कि चिंकी को यहां से यहां आने में 5 आवर्स लग रहा है और यहां पे आपका स्पीड डिस्टेंस कितना है? 220। यानी जो चिंकी की एवरेज स्पीड बनेगी वो कहीं ना कहीं 44 किलोमीटर पर आवर बनेगी। ये बात समझ में आ रही है? जो इसकी एवरेज थी, आप इससे इसको मतलब ये डिस्टेंस हो गया 220, तो इस 220 को कवर करने में इसको लग रहा है 5 आवर्स। 5 आवर्स का मतलब कोई भी स्पीड होगी वो 333 बढ़ेगी। तो 33 इंक्रीज या डिक्रीज का जो होगा, यहां पे एवरेज स्पीड जो आएगी इसकी, इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड आएगी वो स्पीड को इंक्रीज करे डिक्रीज करे जो भी करे, हम एवरेज स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस कितना है? 220 और चिंकी को यहां से यहां आने में लग रहा है 5 आवर्स, यानी एवरेज स्पीड कितना बन गया? 44। तो एवरेज स्पीड 44 का मतलब इससे पहले इसकी स्पीड क्या रही होगी? 41। इससे पहले अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी? 38। यानी अगर हम चिंकी की बात करें तो 38 के बाद 41, 41 के बाद 44, ऐसे उसकी स्पीड बढ़ती हुई गई होगी। तो मिड वैल्यू 44 हमें इससे आइडिया लग गया। अगर हम इसके पीछे आए तो इसकी स्पीड 38 से पहले कितनी रही होगी? 35 से पहले कितनी रही होगी आपकी? 32 से पहले 29 से पहले। लेकिन यहां पे हमें पूरी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड क्या पता चल गई? 29। आप चाहें तो पूरा का पूरा लिख लें कि ये 29, तो इससे पहले 26 से पहले 23, सबको ऐड करें या सीधे सीधे आप 29 को क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 145 किलोमीटर। आप सबको ऐड करेंगे तो भी 145 और एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 145। क्वेश्चन समझ में आया? आपको बस एक छोटा सा पॉइंट समझना है कि इस डिस्टेंस को 220 किलोमीटर को चिंकी को कवर करने में यहां से यहां 5 आवर, यानी एवरेज स्पीड 44। तो एवरेज स्पीड का 44 मतलब ये मिडिल वैल्यू 44, इससे पहले इसकी डिक्रीज यानी 41, 38 ऐसे चल रही होगी। इधर आप लिखना चाहें तो 47 लिख लें, फिर 50 लिख लें, इन सबको भी ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एवरेज स्पीड 44, यहाँ एवरेज स्पीड 29, दोनों को हमने 5 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो ये 145 किलोमीटर, ये 220, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 365 किलोमीटर और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें छोटी सी बात समझनी थी। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और शॉपकीपर वांट टू सेल 100 kg ऑफ राइस, यानी उसके पास क्वांटिटी कितनी है? 100 kg, विच ही बॉट ₹10 पर kg, यानी जो सीपी है वो क्या है? 10 रुपीज पर kg एट 60% प्रॉफिट। 60% प्रॉफिट का मतलब एसपी क्या हो जाएगा? 60% प्रॉफिट यानी 16 रुपीज पर kg। क्लियर? इनिशियली ही सोल्ड X kg
एक्स के जी ऑफ राइस डिसऑनेस्टली, मतलब यहाँ पे वो जो एक्स के जी राइस बेच रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बेईमानी से बेच रहा है, ठीक है, डिसऑनेस्टली, बाय सेलिंग 900 ग्राम ऑफ राइस 1 kg, यानी यहाँ पे 900 ग्राम दे रहा है वो एट अ प्लेस ऑफ 1 kg। आ रही बात समझ में? यानी 1/9 का वो कहीं ना कहीं क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, यानी इसके अकॉर्डिंग जो एसपी बनेगा वो क्या बनेगा आपका 10/9। ये बात आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। 900 ग्राम 1 kg की जगह, यानी 1 ग्राम का क्या ले रहा है बेनिफिट, आउट ऑफ 100 ग्राम का बेनिफिट 900 ग्राम पे, तो 100/900 इंटू 100, यानी या सीधे सीधे कर सकते हैं 1/9, यानी वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी 10/9। यहाँ पे जो प्रॉफिट ले रहा है बाय वेट वो कितने का ले रहा है 10/9 का। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसऑनेस्टली बाय सेलिंग 900 का 1 kg, लेटर ही रियलाइज हिज मिस्टेक, मतलब उसको रियलाइज हो गया कि ये कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, क्योंकि उसको वेट में कोई भी फॉल्स नहीं करना था, क्योंकि उसको सीधे सीधे अपना 60% का क्या लेना था, प्रॉफिट लेना था प्राइस को इंक्रीज करके। क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है वो, ठीक है, एंड द रिमेनिंग राइस, मतलब x kg के बाद से, यानी रिमेनिंग राइस कितना हो गया आपका 100 माइनस x kg एट 50% प्रॉफिट, यानी 50% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 1/2, यानी कहीं ना कहीं एसपी जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 3/2, ठीक है। टू अर्न्स ओनली द प्रॉफिट ही डिसाइडेड टू अलियर, मतलब उसने क्या किया, यहां पे तो उससे गलती हो गई, तो इस गलती को सुधारने के लिए आगे जो प्रॉफिट परसेंटेज किया हुआ है वो रेस्ट पे वो क्या किया हुआ है 50%, ताकि जो उसका ओवरऑल प्रॉफिट है वो सेम रहे, मतलब इसमें कोई भी चेंजेज ना हो। तो सॉल्व करते हैं हम, ओवरऑल सीधे सीधे एसपी बना देते हैं यहाँ पे। अब जैसे देखिए एक्स के जी, तो एक्स के जी को वो कितने रुपए पे बेचेगा, यहाँ पे तो वो प्रॉफिट अपना यानी 16, एक प्रॉफिट ये ले रहा है, दूसरा प्रॉफिट वो क्या ले रहा है 10/9 का। क्लियर? तो x इंटू 16, या 16 की जगह चूंकि हम फ्रैक्शन बना रहे हैं तो आप सीधे सीधे फ्रैक्शन बना सकते हैं कि यहां पे आपका प्रॉफिट कितना ले रहा है वो, या 16 ही रहने दीजिए कोई नहीं, ठीक है, x इंटू 16 इंटू 10/9 प्लस 100 माइनस x, यहां पे प्रॉफिट 3/2 का, यानी 10 का जो आर्टिकल होगा अगर हम एसपी बनाए तो वो क्या बनेगा 15 रुपीज पर kg इंटू 15, तो यहां पे भी एसपी बन रहा है, यहां पे भी एसपी बन रहा है, फाइनली एसपी तो 100 kg इंटू 16। क्लियर? बस इसी को हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, तो करते हैं इसको हम लोग। तो 160x/9 प्लस 1500 माइनस 15x इक्वल टू 1600। क्लियर? यहां तक बात सबको समझ में आ रही है कि हमने क्या किया, सीधे सीधे हम सेलिंग प्राइस बना रहे हैं, तो एक्स के जी 16 के प्रॉफिट 16 एसपी है इंटू 16 और ये प्रॉफिट है तो 10/9, बचा कितना 100/x, 50% का प्रॉफिट, यानी 10 रुपीज वाली जो चीज होगी वो कितने में बेचा जाएगा 15 में। ओवरऑल उसको मेंटेन रखना है, यानी 100 इंटू 16, 1500 को उधर ट्रांसफर 15 135, यानी 25x/9 इक्वल टू 100, देन x इक्वल टू 36 kg, यानी जो 36 kg राइस है वो कहीं ना कहीं फॉल्स वेट पे दिया गया। तो देखिए 36 kg का मतलब ये है, आपको यहां पे समझना होगा कि ये 36 kg कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्वांटिटी की जगह उसने फॉल्स वेट करके 36 दिया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना kg उसने फॉल्स वेट पे बेचा, तो वो कितना था 36, लेकिन अगर आपसे एक्चुअल वेट पूछा जाता कि एक्चुअल कितना था, तो आप देखिए 36 यानी ये 9 की वैल्यू है 36, तो एक्चुअल क्या होगा 40 kg, मतलब 40 kg की जगह वो 36 kg ही बेचा हुआ है। क्लियर? बाकी 64 kg उसने अपने 50% के प्रॉफिट पे बेचा हुआ। आगे बात समझ में, तो ये एक आपका क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा हमें एसपी के फॉर्म में बनाना था, बाकी सारी चीजें आपकी सेम है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्लियर? तो इसको भी नोट कर लें। चलिए आज की क्विज का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क के बेस पे है, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 180/11 डेज, यानी ए और बी जो हैं वो 180/11 डेज में किसी वर्क को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। ए अलोन टेक्स 6 डेज मोर देन बी, यानी जो ए का डेज है
और जो B का डेज है उसमें 6 डेज का डिफरेंस है। क्लियर? A takes 6 days more than B alone to do the work। ठीक है। If B and C together can do the whole work in 22/5 days। B और C का जो दिया हुआ है ना वो 22/5 यानी हम इसको बोल सकते हैं 45/2 डेज। क्लियर? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय C अलोन। C का टाइम हमसे पूछा जा रहा है। आधी बात समझ में, हमसे जो है वो C का टाइम पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग इसको x ले लेंगे, फिर इसको x - 6 करके फिर वहां से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूं कि हम चीज़ों को कैसे करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सिंपली पहले तो टोटल वर्क बनाएंगे, तो 180/11 45/2 यानी जो टोटल वर्क बना अपने पास 180 A + B यानी इनका बन गया 11 वर्क पर डे 45 4 8 और इनका बन गया 8 वर्क पर डे। यानी हम कह सकते हैं जो A + B की एफिशिएंसी है अपने पास वो है 11 वर्क पर डे, B + C की जो एफिशिएंसी है वो क्या है 8 वर्क पर डे। क्लियर? अब देखिए दूसरा होता क्या है ना कि यहाँ पे कुछ लोग इस पे B की वैल्यू को एज्यूम करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आरी बात समझ, मतलब हीट एंड ट्रायल कि आप यहाँ पे B की वैल्यू को एज्यूम करें कि क्या क्या पॉसिबल है कि चलो हमने 3 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, ऐसे रैंडमली आप ट्राई भी कर सकते हैं। दूसरा है क्या कि दोनों में कॉमन क्या है B। तो हम यहाँ पे ना जो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, तो B की एफिशिएंसी को हम लेट कर लेते हैं x। B की एफिशिएंसी को हमने क्या लेट कर लिया x। तो जब B की एफिशिएंसी x लेट की तो आपको पता है C की जो एफिशिएंसी बनेगी वो क्या बनेगी 8 - x। क्लियर? क्योंकि B + C कितना 8, तो B को x लिया तो C क्या बन गया 8 - x। ऐसे ही A + B 11 तो A क्या बन जाएगा आपका 11 - x। क्लियर? ये मैं आपको इसका प्रॉपर और सबसे ईजिएस्ट वे बता रहा हूं। ठीक है? अदरवाइज वो सबकी वैल्यू को लेट करके बनाते हैं, वो ज़्यादा लंबा चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आने लगता है। अब आपका दिया हुआ है A का डेज, तो A का डेज मतलब 180/A की एफिशिएंसी माइनस B का डेज यानी 180/B की एफिशिएंसी इक्वल टू 6। क्लियर? अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 130 30 30 उधर चला जाएगा यानी x - 11 + x ओवर 11x - x² इक्वल टू 1/30। आई थिंक सबको ये बात समझ में आ रही होगी। सिंपल हमने क्या किया 30 30 6 से कट कर दिया, ये 30 को हमने इधर कर दिया, या यहाँ भी रख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x + x क्या बन गया आपका 2x - 11 × 30 इक्वल टू 11x - x²। ये आपका बनेगा 60x - 330 इक्वल टू 11x - x²। फाइनली x² को हम इधर लाते हैं तो पॉजिटिव 11x को इधर लाएंगे तो निगेटिव, एक मिनट कुछ गलत हो रहा, हाँ 60x। ठीक है? x² - 11x इधर आएगा तो इसमें से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस, यानी ये बन जाएगा 49x - 330 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे एक बन गया आपका क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपको सॉल्व करना है। 330 यानी 11 30 55 6 55 और 6। तो यहाँ से देखिए एक वैल्यू x की 55 आएगी वो निगेटिव, और एक वैल्यू 6, यानी जो x की वैल्यू आई वो अपने पास क्या आ गई 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई, हमसे डेज किसका पूछा गया है C का, तो C की एफिशिएंसी 8 - x यानी 2, टोटल वर्क 180/2 यानी 90 डेज। ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमें एक इक्वेशन भी बनाना था। क्लियर? तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। ये आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्विज में भी हम कुछ क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के देखेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे ही अर्थमेटिक के देखेंगे। क्लियर? जो लोग भी न्यू हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो भी हो सके वो शेयर कर सकें। ओके, थैंक यू।